हेलो दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान एनसीईआरटी क्लास 7 की 11 चैप्टर जंतुओं और पादप में परिवहन के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम पादप और जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे कि अधिकांश जंतुओं में शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करता है। साथ ही साथ रक्त शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट पदार्थों को लाता है ताकि इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जा सके। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है परिसंचरण तंत्र। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती है। रक्त परिसंचरण तंत्र शरीर की सभी कोशिकाओं तक प्रयुक्त पोषक तत्व, ऑक्सीजन, जल तथा अन्य पदार्थों को पहुंचाता है एवं हमारे शरीर की आंतरिक सुरक्षा करता है। यह हमारे शरीर के पीएच मान को संतुलित बनाए रखता है एवं गैस से लेकर हार्मोन तक सभी का परिवहन करता है। रक्त परिसंचरण तंत्र के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं: रक्त वाहिनियां तथा हृदय। चलिए हम इन अंगों के बारे में विस्तार से जानते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रक्त। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। रक्त यानी खून वह तरल पदार्थ है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन यानी ग्लूकोज को क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। रक्त एक द्रव है जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती है। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं होती है जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती है जिन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है जिन्हें पट्टी कानू यानी प्लेटलेट्स कहते हैं। अतः रक्त में उपस्थित ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मानव शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। यदि रक्त में किसी एक कोशिका की भी कमी हो जाए तो मानव शरीर में कई बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। हमारा अगला टॉपिक है रक्त वाहिनियां। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियां होती है जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। आप जानते हैं कि अंतः श्वसन के समय ऑक्सीजन की ताजा आपूर्ति फेफड़ों को भर देती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट
पदार्थों को ले लेता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है, जहां से यह फेफड़ों में जाता है तथा फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। इस प्रकार शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती है, धमनी और शिरा। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की भित्तियां मोटी और लचीली होती है। आइए हम धमनियों से रक्त के प्रवाह का अनुभव करते हैं। अपने दाहिने हाथ की मध्य और तर्जनी उंगली को अपने बाईं कलाई के भीतरी भाग पर रखिए। क्या आपको कोई स्पंदन गति यानी धक-धक महसूस होती है? यह स्पंदन नाड़ी स्पंद यानी नब्ज कहलाता है और यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। देखिए कि 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है। प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। शिरा वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है, शिराएं कहलाती है। शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती है। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। क्या आपको धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती है? ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं, जो रक्त को हृदय में ले जाती है। हमारा अगला टॉपिक है हृदय। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। हमारा हृदय जीवन भर बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। आइए हम हृदय के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। आपके हृदय का आमाप लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। जरा सोचिए, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा? ऐसी स्थिति उत्पन्न ना होने देने के लिए हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष अलिंद कहलाते हैं और निचले 2 कक्ष नीले कहलाते हैं। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती है। हमारा अगला टॉपिक है हृदय स्पंद। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती है। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती है। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंद यानी हार्ट बीट कहलाता है। हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंदों यानी धड़कनों को महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंदों को मापने के लिए
स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मानव उत्सर्जन तंत्र। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। चलिए मानव शरीर के रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की व्यवस्था को समझते हैं। यह व्यवस्था वृक्क यानी गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, जबकि जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। वृक्कों एवं मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। मूत्र वाहिनियां नली के आकार की होती है। मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है पौधों में परिवहन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। पौधे जड़ों द्वारा जल और खनिज को अवशोषित करते हैं। जड़ों में मूलरोम होते हैं। वास्तव में मूलरोम जल में घुले हुए खनिज, पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए जड़ के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूलरोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती है। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती है जो संवहन ऊतक बनाती है। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलेम कहते हैं। जाइलेम नालियों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। पौधों में पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती है। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम कहते हैं। इस प्रकार जाइलेम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। पादप मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से खिंचाव विकसित हो जाता है। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का खिंचाव इसी प्रकार होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायक होता है।
अतः हम कह सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन के कारण एक खिंचाव बल निर्मित होता है जो जड़ों द्वारा मृदा में से अवशोषित जल खींचकर पादपों के तने और पत्तियों तक पहुंचाता है। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।